फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या था साइमन कमीशन, आइए जान लेते हैं। तो गठन का प्रावधान जो है 1919 का अधिनियम जो आया था, जिसे मॉन्टेग्यूस चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए कहा गया था कि 1919 का जो अधिनियम है उसकी 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। यानी कि इस हिसाब से 1919 के 10 वर्ष बाद यानी कि 1929 में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी। तो ऐसा कहा गया था कि भारतीय विधिक आयोग आएगा और समीक्षा करेगा। तो इसी के लिए जो 1919 का अधिनियम है, इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा की गई थी नवंबर 1927 में कि साइमन कमीशन भारत जाएगा और 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगा। तो ये लंदन में घोषणा की गई थी। तो 2 वर्ष पहले क्यों आ गया ये? क्योंकि समीक्षा तो ऐसा कहा गया था कि 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी और 1929 में होनी चाहिए थी इसकी समीक्षा, लेकिन 1927 में ही ये घोषणा कर दी गई। तो 2 वर्ष पहले ही क्यों आ गया था ये आयोग? तो रीज़न क्या था कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे उस समय और सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की थी उस समय, और कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारत जैसा एक महत्वपूर्ण उपनिवेश का भविष्य लेबर पार्टी पर छोड़ जाए। मतलब लेबर पार्टी दूसरी अगर वो चाहती थी, मतलब चुनाव होने जा रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी 2 पार्टी मुख्य हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी के हाथों में अभी सत्ता थी, तो वो नहीं चाहती थी कि लेबर पार्टी हमारे बाद आएगी तो भारत का भविष्य उसके हाथ में जाए, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी की ये कहानी है। तो साइमन कमीशन क्या था? अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि 1919 का जो अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो इसी की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था साइमन कमीशन, जिसकी घोषणा 1927 में हो गई थी। जब 1919 का अधिनियम बना था तो उसी वक्त ये कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए 1929 में समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन 2 वर्ष पहले ही आ गया था, क्योंकि चुनाव थे और चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। वो नहीं चाहती थी कि भारत जैसे उपनिवेश का भविष्य लेबर पार्टी पर छोड़ के जाए। साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉन साइमन थे, और जॉन साइमन के नाम पर ही इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जाना गया। साइमन कमीशन के आते ही साइमन कमीशन का जो है उसका भारत में विरोध होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये भारत का जो 1919 का अधिनियम था उसकी समीक्षा करने आ रहा था, ताकि और ज़्यादा बेहतर कानून बना सके। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। सातों के जो सातों सदस्य थे साइमन कमीशन के, वो अंग्रेज थे। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन था ये एक तरह से, कि भारत जो देश है वो भारतवासियों का है, लेकिन आत्मनिर्णय नहीं है उनका, कि निर्णय उनके विषय में कोई और ले रहा है। तो ये सब चीज़ें थी। अब ऐसा नहीं था कि भारत में सभी विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली भी कुछ पार्टी थी। उनमें से नाम आता है मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का एक धड़ा, जिसका नेतृत्व मोहम्मद शफ़ी कर रहे थे। तो ये सब ने साइमन कमीशन का समर्थन भी किया था। तो साइमन कमीशन जो था उसकी घोषणा आपने देखा था लंदन में 1927 में की गई थी, और दिसंबर 1927 में, ठीक उसके 1 महीने बाद, आपको पता ही है हर दिसंबर में वर्ष के अंत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। तो उस वर्ष 1927 में दिसंबर में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वो मद्रास में होता है, और जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। तो इसमें असहयोग करने की घोषणा की गई कि साइमन कमीशन के साथ हम असहयोग करेंगे। हर स्तर पर, हर रूप में विरोध करने का निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन भले ही कुछ भी निर्णय लेगा, हमें इसका विरोध करना है। फरवरी 1928 की बात है। साइमन कमीशन जैसे ही भारत आता है बॉम्बे में, तो प्रसिद्ध नारा शुरू हो गया कि साइमन गो बैक। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1927 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो इसी में निर्णय लिया गया था कि हर स्तर पर हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। तो साइमन कमीशन जैसे ही फरवरी 1928 में बॉम्बे में प्रवेश करता है, वैसे ही प्रसिद्ध नारा साइमन गो बैक लगाया गया। कहा जाता है कि इसी विरोध में यहीं से लाला लाजपत राय सैंडर्स की लाठी चार्ज करने से साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
अब जानते हैं नेहरू समिति क्या थी। तो नेहरू समिति की जो भूमिका है वो दिखाई देती है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। तो उस समय तत्कालीन जो भारत सचिव था वो लॉर्ड बिर्किनहेड था। तो लॉर्ड बिर्किनहेड कौन था? उस समय भारत सचिव था और चैलेंज दिया, क्योंकि भारतवासी जो थे वो सभी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो लॉर्ड बिर्किनहेड उस समय भारत सचिव था। तो इसने चैलेंज किया कि आप स्वयं कानून बनाकर दिखाएं। आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं तो आप स्वयं कानून बनाकर दिखाओ। लेकिन एक शर्त रखी कि सर्वसम्मति होनी चाहिए, कि मतलब इंडिया में जितनी भी पार्टी हैं, इंडिया में लगभग उस समय 29 पार्टी शायद के समथिंग थी। तो कहा गया था कि लेकिन ये कानून जो आप बनाएंगे मिलकर, तो उस पर सर्वसम्मति होनी चाहिए, मतलब सभी सहमत होने चाहिए, तब हम उस कानून को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भारतीयों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि हाँ, साइमन कमीशन कानून बनाएगा, इससे बढ़िया तो हम कानून बनाकर दिखाएंगे और सर्वसम्मति से कानून बनाकर दिखाएंगे। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो इसमें जो चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ, मतलब सभी दलों को बुलाया गया फरवरी 1928 में, और दिल्ली में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। तो जो प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन है वो किसके लिए बुलाया गया था, आपको समझ में आ गया होगा कि साइमन कमीशन के जब विरोध कर रहे थे तो लॉर्ड बिर्किनहेड उस समय जो भारत सचिव था उसने चैलेंज दिया था आप कानून बनाकर दिखाएं। तो ये कानून बनाने के सिलसिले में ही ये प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 में दिल्ली में होता है, और जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के ही जो अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, उन्होंने की थी। फिर दूसरी सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो बॉम्बे में होता है, 1928 में होता है, और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे नेहरू कमेटी 1928 के नाम से जाना गया। तो यहाँ हम बात कर रहे थे दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन जो बॉम्बे में होता है 1928 में, और पहला जो हुआ था वो 1927 में ही हुआ था, फरवरी 1928 में हुआ था पहला, और दूसरा जो है वो भी 1928 में ही होता है, लेकिन ये बॉम्बे में होता है। तो इसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, नेहरू कमेटी 1928 आती है। तो नेहरू कमेटी का उद्देश्य क्या था कि नए कानून का प्रारूप तैयार करेगी ये नेहरू कमेटी। और नेहरू कमेटी में जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उनमें नाम आता है मोतीलाल नेहरू का, तेज बहादुर सप्रू का, फिर अली इमाम, GR प्रधान, NM जोशी, फिर शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, MR जयकर, ये सब कुछ प्रमुख नाम हैं, जिसमें से आपको एक दो नाम, जैसे मोतीलाल नेहरू का तो है ही इम्पोर्टेंट क्योंकि नेहरू समिति का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, MR जयकर का नाम याद रखना है, मंगल सिंह, ये सब, और NM जोशी। फिर तीसरा जो सर्वदलीय सम्मेलन होता है, इसमें नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट 1928 में लखनऊ में पेश की थी, और जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए ऐसी मांग की गई, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर सामान्य आरक्षण प्रणाली या संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जारी की जाए, लागू की जाए, ऐसा कहा गया नेहरू कमेटी में। लेकिन जब नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तीसरे सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में, तो उसमें दो प्रमुख बिंदु जैसे यहाँ आपको याद रखने हैं, वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा माना कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, और दूसरा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटाकर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली या सामान्य आरक्षण प्रणाली को लागू किया जाए। तो यहीं से विरोध शुरू हो जाता है। लॉर्ड बिर्किनहेड ने पहले ही कह दिया था सर्वसम्मति से कानून बनाएंगे आप, लेकिन यहाँ नेहरू रिपोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट में दो प्रमुख बिंदु पेश किए थे, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटाकर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। तो इसी से पहला दल मुस्लिम लीग नाराज़ हो गया कि हम ये नेहरू रिपोर्ट चाहिए, वो सबसे पहले मुस्लिमों के जो अधिकार हैं उनको छीनने की बात कर रही है। दूसरी, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए भारत को। तो डोमिनियन स्टेटस होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो ब्रिटिश को हम तीन भागों, जैसे ब्रिटिश के जो उपनिवेश थे, ब्रिटिश के उस समय लगभग 53 देश उपनिवेश थे, उसमें से एक भारत था। तो ये दो प्रकार से थे ये देश, कि एक तो वो देश थे जिनमें सत्ता और प्रभुसत्ता दोनों ब्रिटिशर्स के हाथों में थी, तो वो देश को हम गुलाम कह सकते थे, जिसमें इंडिया का नाम आता है। और दूसरे वो देश थे जिसमें सत्ता और प्रभुसत्ता दोनों
ब्रिटिश के हाथ में नहीं थे, सत्ता तो वहाँ के लोगों के हाथ में थी, परंतु प्रभुसत्ता ब्रिटेन के हाथों में होती थी। तो ऐसे कंट्रीज़ को हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देते थे, और इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। अब सत्ता और प्रभुसत्ता क्या होती है, तो प्रभुसत्ता मतलब जैसे कानून तो ब्रिटिशर्स बनाएंगे, लेकिन कानून को जो चलाने वाला, रन करेगी गवर्नमेंट जो होगी वहाँ की, वो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे। तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस में ऐसा होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह से ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो इसके लिए जो कानून था वो तो ब्रिटिश से बनकर आता था, ब्रिटेन से बनकर आता था, लेकिन जो सत्ता थी, गवर्नमेंट थी, वो यहीं के स्थानीय लोग चलाते थे। जैसे वायसराय और उसकी कार्यकारिणी भारत में थी, तो वो चलाती थी शासन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ही लोग गवर्नमेंट में होते थे, और वही सत्ता जो था वो उन्हीं के हाथों में हुआ करती थी। तो ऐसे स्टेट्स को हम डोमिनियन स्टेट्स कहते थे। और जिस देश की सत्ता और प्रभुसत्ता दोनों उसी के हाथों में हो, ऐसे देश को स्वतंत्र देश कहा जा सकता है। तो जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को दिया जाए, ऐसा पॉइंट रखा गया, तो इससे क्या होता है कि जो भारत में युवा वर्ग है वो नाराज़ हो जाता है। और युवा वर्ग का जो नेतृत्व करता था वो ख़ासतौर से जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। तो यानी कि जो पिताजी ने कहा, उन्हीं का विरोध उनके बेटे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, करना शुरू किया सबसे पहले। यहाँ दोनों ही प्रमुख बिंदु का विरोध हुआ। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का भी विरोध मुस्लिम लीग ने किया, और डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा मांगा गया था भारत के लिए, उसका विरोध भारत के युवा वर्ग ने किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। फिर कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वो दिसंबर 1929 में जब होता है लाहौर में, रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जब दिसंबर 1929 में लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, तो ये जो लाहौर अधिवेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज यानी कि आज़ादी की घोषणा लक्ष्य रखा गया। जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा गया था भारत के लिए, उसका विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य को भारत के लिए लक्ष्य रखा गया कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। और इसी के तहत फिर जब दिसंबर 1929 के बाद आती है जनवरी 1930, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया लाहौर में रावी नदी के तट पर। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 को ही रिपब्लिक डे बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो हमें इस दिन को याद रखना है, ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने रिपब्लिक डे, संविधान को इस दिन ही लागू करवाया था। फिर नागरिक अवज्ञा आंदोलन की अनुमति दी गई इसी में, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ाने के लिए। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको एक नया मुख देने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, ऐसा घोषणा की गई इसमें। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले साइमन कमीशन 1927 में घोषणा की गई थी, और 1928 में साइमन कमीशन जैसे ही आता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। तो लॉर्ड बिरकिनहेड ने कहा, आप कानून बनाकर दिखाइए अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो नेहरू कमेटी बनाई गई 1928 में, जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली खासतौर से 2 बिंदु रखे गए, तो जिसका विरोध शुरू हुआ। और इसका विरोध करते हुए ही युवा वर्ग ने दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। उसके बाद गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें रखी गांधी जी ने। जैसे दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। तो इसमें एक पॉइंट आपने यहाँ देखा था कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम पहले 11 सूत्रीय मांगें पेश करेंगे। तो यंग इंडिया में इन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगें पेश की, और 30 जनवरी 1930 को ये यंग इंडिया जो है वो छापी थी पत्रिका एक तरह से, और इसमें अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखी थी।
मार्च 1930 में लेटर के माध्यम से इरविन को पहुंचाई थी। इरविन उस समय का वायसराय था। तो ये क्या थी 11 सूत्रीय मांगें? तो इसमें ये जो पहली 3 मांगें हैं ये व्यापारिक वर्ग से संबंधित थी और बाकी सभी मांगें किसानों के लिए थी। तो व्यापारिक वर्ग से संबंधित क्या मांगी थी कि रुपया और स्टर्लिंग का अनुपात कम किया जाए। स्टर्लिंग उस समय ब्रिटेन की मुद्रा हुआ करती थी। तो रुपया और स्टर्लिंग का अनुपात कम हो, भारतीय जहाज उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, भारतीय कॉटन इंडस्ट्री को भी संरक्षण प्रदान किया जाए। ये तो था व्यापारिक वर्ग के लिए। फिर आगे किसानों के लिए मांगा कि भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए, उच्च सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें वेतन में कटौती की जाए, सैन्य खर्चों में कटौती की जाए, भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार प्रदान किए जाएं, रखने की अनुमति दी जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए और उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार मिले भारतीयों को, मादक पदार्थों की दुकानों के सामने धरने का अधिकार दिया जाए, CID में भी सुधार किया जाए। कहीं ना कहीं गांधी जी को पता था हमारी जो 11 सूत्रीय मांगें जो यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को अपनी पत्रिका यंग इंडिया में छापी थी। तो उसको एक लेटर के माध्यम से इरविन के सामने मार्च 1930 में रखा और गांधी जी को पता था कि 11 सूत्रीय मांगों को इरविन कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसमें से एक ना एक मांग ऐसी ज़रूर हो जाएगी जो इरविन द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी और इसी का सहारा लेते हुए हम नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने बेस बनाया था इसके लिए। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आपने देखा था कि युवा वर्ग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, नेहरू रिपोर्ट का खंडन किया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। तो इन्होंने साफ कह दिया था कि हमें भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा नहीं दिलवाना है, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंधित रहे हैं? तो इंडिपेंडेंस यानी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस 1928 में। इसके बाद मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव रखा? जैसे गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखी थी 1930 में इरविन के सामने, वैसे ही यहाँ इनकी कहानी अलग चल रही थी मुस्लिम लीग की। तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा था। तो 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 14 सूत्रीय मांगों जिनको जिन्ना ने रखा था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था। हालांकि साइमन कमीशन की घोषणा ब्रिटिश में 1927 में की गई थी, लेकिन 1928 में ये भारत आता है। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में जो भी जितने भी 7 सदस्य थे वो सारे के सारे भारतीय नहीं थे। सारे के सारे कौन से थे? अंग्रेज सदस्य थे। उनमें से एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन आयोग या साइमन कमीशन को 1927 में नियुक्त किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया, तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। जो 1919 का अधिनियम है उसमें कमियों को ढूंढकर और फिर उसमें प्रशासनिक सुधार किया जाए, तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, वो खुद उसका जो अध्यक्ष था जॉन साइमन वो था। जॉन साइमन जो था वो उदारवादी दल का था, जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। तो लॉर्ड इरविन के जो वायसराय था उस समय, उसी के सुझावों पर इरविन ने सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन जो आएगा उसमें भारतीयों को बाहर रखा जाए। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, सही बात है, और साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो विरोध करने का कारण भी यह है। तो ए और दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या है ए की। साइमन कमीशन के संबंध में क्या क्या सही बातें हैं कि इसकी नियुक्ति 1919 का जो एक्ट है उसके क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो ये सभी बातें सत्य हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है। तो साइमन कमीशन ने सिफारिश की थी कुछ, उसमें से इसने प्रांतों में जो द्वैत शासन चल रहा था उसको उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी कि उत्तरदायी सरकार बनाई जाए प्रांतों में भी। तो प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी साइमन कमीशन ने। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में, जिसमें सैंडर्स ने ये आदेश दिया था लाठीचार्ज का और
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय। उसके बाद 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था कि साइमन कमीशन जैसे ही आएगा उसका विरोध करेंगे। तो 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो ये दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है आर की विरोध इसीलिए हो रहा था कि विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम भारत के लिए जो औपनिवेशिक स्वराज्य यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस भारत के लिए किसने मांगा था? तो नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमेटी के ही जो सदस्य थे उसमें से तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने मांगा था। तो जो नेहरू कमेटी है उसके सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने मांगा था औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लाया जाए और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी रखा गया। फिर है 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध रहे हैं? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस संबंधित रहे हैं। ये जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो इसके विरोध में कहा गया था कि हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित रहे थे ये दोनों व्यक्ति। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार की गई थी। इसका विषय क्या था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसका विषय क्या था? तो विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव रखा था तो वो 1929 के दिल्ली में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था उसमें 14 सूत्रीय मांगों को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में तो आपको पता है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा था, लेकिन इंडिपेंडेंस और फॉर इंडिया लीग ने इंडिपेंडेंस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को मांगा था। अब पढ़ते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जिसमें रखा गया था 1929 में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये कहा था मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी का ये कहना था कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान उन्होंने ये प्रस्तावित किया था कि जो स्वराज है उसका अर्थ केवल सत्ता धारण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में उसको परिभाषित किया जाना चाहिए। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने ही 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा था? तो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के 1929 के जो लाहौर अधिवेशन है
उसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का यही उद्देश्य था कि इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया तो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था इस अधिवेशन में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था। तो क्या शामिल था? भारत की विदेश नीति की घोषणा की भारत की विदेश नीति अब कैसी होगी? पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। और इसी में कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी करी थी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को पूरा कंप्लीट करना। आपको यहाँ जीएस के सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।